नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार में पहले चरण के विधानसभा चुनाव की तैयारियां। आज पोलिंग बूथों पर पहुंचेगी चुनाव आयोग की टीम। दूसरे दौर के चुनाव प्रचार के लिए जेपी नड्डा, राहुल गांधी समेत कई नेताओं की होगी रैली। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकी मुठभेड़। शत्रु इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। अमेरिका के मेयर चुनाव में डेमोक्रेट्स हावी। सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में एशियाई मूल के जोहरान समदानी ने जीता चुनाव। ट्रंप को बड़ा झटका। कार्तिक पूर्णिमा पर नदियों में पवित्र स्नान। प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारों में गूंज रही है गुरुबाणी। काशी में देव दीपावली की भव्य तैयारियां। और पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश ने बढ़ाई ठंड। बर्फ की चादर में लिपटा गुलमर्ग। हिमाचल और उत्तराखंड में भी मौसम हुआ सुहाना। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। देश भर में आज आस्था का सागर उमड़ा है। क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या बुजुर्ग, सभी भक्ति में तल्लीन हैं। संस्कृति, आस्था और विरासत की आज त्रिवेणी दिखाई पड़ती है। आज सिखों के गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। अमृतसर के हरमिंदर साहिब गुरुद्वारे से लेकर देश भर के सभी गुरुद्वारों में अमृतवाणी गूंज रही है। वहीं कार्तिक पूर्णिमा पर लोग पवित्र स्नान कर रहे हैं। वहीं काशी में देव दीपावली का पर्व मनाया जा रहा है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और देवताओं ने दीप जलाकर विजय का उत्सव मनाया था, जिसके बाद से देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन काशी में गंगा के घाटों पर दियों की जगमगाहट का अद्भुत नजारा होता है। इस बार भी काशी में दिव्यता, भव्यता और आधुनिकता का अद्भुत उदाहरण दिखाई देगा। देव दीपावली के भव्य आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज देश भर में गुरु नानक देव जी की जयंती भक्ति और श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी ने समाज को समानता, सेवा और मानवता का संदेश दिया। देखिए डीडी न्यूज की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की ये खास रिपोर्ट। साल 1469 लाहौर के पास तलवंडी राय भोई गांव, जिसे आज ननकाना साहिब कहा जाता है, यहीं जन्म हुआ उस दिव्य आत्मा का जिसने पूरी मानवता को एक ओंकार सतनाम का संदेश दिया। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के पहले गुरु और संस्थापक, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में धर्म, जाति और समाज की सीमाओं को तोड़ते हुए एक नई सोच दी, मानवता की सोच। गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन में समानता, भक्ति और सत्य को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कहा, न कोई ऊंचा न कोई नीचा, सब एक ही परमात्मा की संतान है। गुरु नानक देव जी एक सिख कौम ਦੇ ਬਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਰਹਿਬਰ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਹਿਬਰ, ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਲ ਹੀ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਹੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ कुल दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी श्रद्धा भावना ਦੇ ਨਾਲ मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं को मानवता का मार्गदर्शन बताया। साल 2019 में करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन कर उन्होंने श्रद्धालुओं के लिए आस्था का रास्ता आसान बनाया। हरमिंदर साहिब को FCRA पंजीकरण की अनुमति दी गई, जिससे अब विदेशों से भी लंगर सेवा के लिए दान संभव है। लंगर पर से GST हटाना, सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा देना, सिख युवाओं के लिए शिक्षा छात्रवृत्तियों में बढ़ोतरी सरकार के समानता से समृद्धि के विजन को और सशक्त बनाते हैं। ये सब गुरु परंपरा के आदर्श, न्याय और सेवा के प्रतीक है। साडे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हर साल ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨੇ।
ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ भारत सरकार भी समझती है। आज गुरु नानक जयंती के मौके पर देश भर के गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। लोग मत्था टेक कर आशीर्वाद ले रहे हैं, सेवा में भाग ले रहे हैं और गुरुवाणी का पाठ सुन रहे हैं। हर गुरुद्वारे में कीर्तन और लंगर का आयोजन किया गया है, जहां भक्ति के साथ साथ समानता और करुणा का संदेश गूंज रहा है। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब है जी। इसी उन्होंने आशीर्वाद लेने से पूरी फैमिली समेत गुरुद्वारा रकाबगंज साहब आए हैं जी, ताकि गुरु महाराज की खुशियां प्राप्त कर सकें। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਣਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲ ਸਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। गुरु नानक देव जी का संदेश सिर्फ भक्ति का नहीं बल्कि मानवता और एकता का मार्ग है। आज जब पूरा देश उनकी जयंती मना रहा है तो गुरुद्वारे से यही स्वर गूंज रहा है, एक ओंकार सतनाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सेवा, सद्भाव और मानवता का संदेश देने वाला ये प्रकाश पर्व प्रत्येक मनुष्य के हृदय में मानवता की ज्योत जलाता है। कैमरा पर्सन सुमित दीवान के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज़, दिल्ली। वाराणसी भगवान शिव की नगरी, जहां हर पर्व भक्ति का उत्सव बन जाता है, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली का दृश्य कुछ अलग ही होता है, जब पूरा बनारस दीपों की रोशनी में नहा उठता है। देखिए डीडी न्यूज़ की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा की खास रिपोर्ट। जैसे ही सूरज गंगा की लहरों में ढलता है, काशी के घाटों पर उतर आता है प्रकाश पर्व देव दीपावली। हजारों साल पुरानी ये परंपरा अब नई भव्यता के साथ चमक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर प्रोजेक्ट और घाटों के सौंदर्यीकरण ने इस ऐतिहासिक आयोजन को और भी दिव्य बना दिया है। देव दीपावली का अर्थ है देवताओं की दीपावली। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था और देवताओं ने दीप प्रज्वलित कर विजय का उत्सव मनाया था। हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा की इस रात काशी के घाटों पर 25 लाख दीप प्रज्वलित होते हैं। दशाश्वमेध घाट पर होने वाली भव्य गंगा आरती इस बार भी देश के वीर जवानों को समर्पित होगी। इस वर्ष काशी के घाटों को 21 कुंटल फूलों से सजाया गया है। 21 बटुक और 42 कन्याएं मां गंगा की आरती करेंगी। इस दौरान अमर जवान ज्योति जलाकर शहीदों को नमन किया जाएगा, जो इस पर्व को देशभक्ति की भावना से भी जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नव्य काशी विजन के तहत इस बार देव दीपावली में तकनीक और परंपरा का संगम देखने को मिल रहा है। चेत सिंह घाट पर होगा काशी कथा 3D लेजर शो, जहां भगवान शिव पार्वती विवाह, संत कबीर और तुलसीदास की भक्ति परंपरा से लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना तक की कथा रोशनी और संगीत के माध्यम से जीवंत होगी। इसके साथ ही ग्रीन फायर क्रैकर शो रात में आसमान को रंगों से भर देगा। काशी की देव दीपावली आज केवल आस्था का नहीं बल्कि नव विकास और संस्कृति का भी प्रतीक बन चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की पहल से काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प हुआ है और आज पूरा विश्व इस दिव्यता का साक्षी बन रहा है। देव दीपावली का संदेश स्पष्ट है, अंधकार पर प्रकाश की विजय और पुरातन परंपरा में आधुनिक भारत की चमक। काशी की ये दिव्यता अब न केवल आस्था का प्रतीक है बल्कि नए भारत की नई पहचान भी है। डीडी न्यूज़ के लिए डॉक्टर सुयश शर्मा की रिपोर्ट। और इसी खबर पर वाराणसी के संत रविदास घाट से हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर हरिकेश बहादुर। आइए सीधे उनके पास चलते हैं। हरिकेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत ही पवित्र और सांस्कृतिक ये पर्व है और देव दीपावली, तो आज की अगर हम बात करें, क्योंकि आप वाराणसी में मौजूद हैं, तो घाटों का जो वातावरण है वो किस तरह का है? रेशमा, सबसे पहले तो आपको भी देव दीपावली की शुभकामनाएं और आपके माध्यम से जो दर्शक हम लोगों को देख रहे हैं उनको भी काशी के इस संत रविदास घाट से देव दीपावली की शुभकामनाएं। चूँकि कार्तिक पूर्णिमा का जिक्र जैसा अभी आपने डॉक्टर सुयश की जो रिपोर्ट दिखाई, चूँकि ये सिख धर्म से भी जुड़ा हुआ है और हमारे यहाँ जो त्रिपुरासुर का वध किया था, काशी में देवता लोग आते हैं देव दीपावली मनाने के लिए आज कार्तिक पूर्णिमा को। लेकिन शुरुआत चूँकि काशी में कहा जाता है कि सुबह है बनारस, तो ये घाट से जो शुरू होता है वो स्नान से शुरू होता है। चूँकि कार्तिक पूर्णिमा है तो लोग शुरुआत स्नान से, गंगा स्नान से
करते हैं, दूर दूर से आते हैं। चूंकि वैश्विक मंच पर देव दीपावली जो है चूंकि ऐसा बन गया है, त्योहार बन गया है, चूंकि यहाँ से सांसद हैं देश के प्रधानमंत्री, जैसा कि आप रिपोर्ट में दिखा रही थी, काशी विश्वनाथ परिसर का जो अद्भुत दिव्य बन गया है, उसके अलावा घाटों का जो जीर्णोद्धार हुआ है, सफाई है, और इसके अलावा जो सबसे जो आप कहेंगे कि विरासत को विकास की तरफ ले जाने की बात जो प्रधानमंत्री करते हैं, जो उनका एक स्लोगन है, वो आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि ये गंगा के किनारे पहले जो गंगा घाट हम घूमते थे, देखते थे, दर्शन करते थे, वो गांव नावों में, छोटे छोटे नावों में या बजरों में करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री के प्रयास से यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं कि ये क्रूज है, और आज की डेट में 5 की संख्या में करीब खड़े हैं क्रूज संत रविदास घाट से, जो यहीं से चलते हैं जी। और ये क्रूज आज चूंकि शाम को जो आप जिक्र कर रही हैं, दियों का त्योहार है और देव मनाते हैं इस दीपावली को, जिसमें काशीवासी भी शामिल हैं, और हर घाट पर सजाया जाएगा, दीपोत्सव किया जाएगा। गंगा के उस पार जो है ग्रीन क्रैकर्स इस बार जो जलाए जाएंगे, आतिशबाजी की जाएगी। साथ ही ये क्रूज जो मेरे पीछे खड़ा है विवेकानंद, इस पर नमो घाट से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने जो लोग हैं, सहयोगी हैं, और लोगों के साथ इस पर चलेंगे, और घाट जितने भी घाट हैं 80 घाट तक आकर जो देव दीपावली मनाई जा रही है, जो सजावट है, जो दियों से सजाया गया है, जो आतिशबाजी की जाएगी, सबको वो देखेंगे। लोगों से आप कह सकती हैं कि अवलोकन करेंगे, मुलाकात करेंगे। दशाश्वमेध घाट और राजघाट ये विशेष है, क्योंकि गंगा महोत्सव राजघाट पर 1 नवंबर से चल रहा है। इन दोनों जगहों पे जो सिंदूर है, उसकी प्रतिकृति के रूप में जो देव दीपावली सजाई जाएगी, उस तरह से सजाई जाएगी। साथ ही जो यहाँ पे चेत सिंह किला है, घाट है, वहां पर लेजर शो किया जाएगा, जैसा आप जिक्र कर रही थी कि किस तरह से भगवान शिव की त्रिपुरासुर विजय से लेकर भगवान शिव पार्वती के विवाह से लेकर और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना होने तक, क्योंकि काशी की पहचान के तौर पे आप देखेंगे तो भगवान शिव की नगरी है काशी। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के त्रिशूल पर काशी नगरी विराजती है। तो ये जो देव दीपावली है, चूंकि भगवान शिव को समर्पित है देवताओं की तरफ से, कि उन्होंने उनके त्रिपुरासुर विजय से जो है उसको विजय उत्सव मनाने के लिए दीपोत्सव का आयोजन किया और काशी में उतरे। तो यहाँ पर चूंकि लोगों में जो यहाँ पे जी लेजर शो का आपने जिक्र किया, अगर हम कुछ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करें तो किन किन कार्यक्रमों का आज शाम को आयोजन किया जाएगा? देखिए, वैसे तो कोई ऐसे संगठन नहीं है जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। इस तरह से जैसे आरएसएस का एक संगठन है विश्व मांगलिक सभा महिलाओं का, वो लोग पंचगंगा घाट पे इसी तरह से सजावट करेंगी, दीपोत्सव करेंगी और एक नृत्य नाटिका का भी आयोजन करेंगे वो लोग जी। भगवान शिव और पार्वती के विवाह से संबंधित है। इस राजघाट पे मैंने जैसा आपको बताया कि लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। 1 तारीख से वो गंगा महोत्सव नाम है उसका, उसके माध्यम से चलता है और आज देव दीपावली है तो आज भी जो है। उसके अलावा नमो घाट पर भी आयोजन होगा कार्यक्रम का, सांस्कृतिक कार्यक्रम का, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाग लेंगे जी। चेत सिंह किले पे जो मैं जिक्र कर रहा था, वह बहुत ही भव्य, दिव्य और अद्भुत नजारा होता है जब वो लेजर शो चलता है और वो लगातार चल रहा है इस समय जब देव दीपावली मनाई जा रही है, पिछले 2 बार से और इस बार तीसरी बार होगा। इसके अलावा जो आतिशबाजी का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, भव्यतम आप कह सकती हैं, इतना भव्य होता है कि जो जहां होता है वहीं रुक जाता है उसको देखने के लिए। तो ये जो आतिशबाजी है गंगा के उस पार की जाती है और इतना भव्य, इतना अद्भुत नजारा होता है रेशमा की मैंने जो देखा है लगातार 2-3 बार से मैं भी उसको देख रहा हूं। इतना भव्य नजारा होता है कि उसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसके लिए आपको यहाँ देखने आना पड़ेगा कि किस तरह का भव्यतम नजारा होता है। बिल्कुल हरिकेश, जिस तरह से हम बार बार दीपोत्सव की बात कर रहे हैं और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि शाम में बहुत ही सुंदर वातावरण देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा लगेगा चारों ओर। अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि जो दियों की संख्या है वो कितनी होगी और इसके अलावा घाटों को किस तरह से सजाया गया है? रेशमा, सबसे पहले तो जो मैंने आपको निमंत्रण दिया कि आपको देखने के लिए आना पड़ेगा, जो अद्भुत नजारा है, तो ये आप इसको ये मानिए कि जो हमारे सांसद हैं वाराणसी के और देश के प्रधानमंत्री हैं, जो कहते हैं वोकल फॉर लोकल,
विरासत से विकास, ये आपको इस देव दीपावली में दिखाई देगा। और मैंने भी जो आपको आमंत्रित किया, आपके माध्यम से जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, समझिए कि मैं उनको देव दीपावली पे वाराणसी आने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। अभी कुछ दिन पहले एक तमिलनाडु की एक संस्था है जिसने एक धर्मशाला का उद्घाटन कराया, उपराष्ट्रपति जी आए हुए थे, उसमें भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को आमंत्रित किया कि आप आइए और देव दिवाली देखिए कि कितना अद्भुत होता है यहाँ के। आप जो पूछ रही थी कि संख्या दीपों की, तो 10 लाख तो प्रशासन के स्तर पे दीप जलाए जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पे सामाजिक संगठन हैं, एनजीओज हैं, उन लोगों ने अपनी तरफ से 5 लाख दिए जलाने की बात कही है। तो कुल मिला के 15 लाख दिए घाटों पर जलाए जाएंगे। घाट के इस पार जो काशी है, उसके दूसरी तरफ डोमरी है जहाँ पर की आतिशबाजी की जाएगी, वहाँ भी दीप जलाए जाएंगे। उनकी संख्या अलग है, इन जो 15 लाख की हम जिक्र कर रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे कुंड हैं, सरोवर हैं, उन पे भी दिए से सजाया जाएगा, दीपोत्सव किया जाएगा। दीपों से देव दीपावली जो घाटों पे मनाई जा रही है, उसी तरह से जो कुंड हैं, सरोवर हैं, उनमें भी मनाए जाएंगे, दीप जलाए जाएंगे। तो वो अलग है, इस 15 लाख से अलग है जो कुंड और सरोवर पे दीप जलाए जाएंगे। और चूंकि कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु नानक जी की जयंती है, यहाँ जो काशी है रेशमा, यहाँ पे केवल भगवान शिव या आप सनातन धर्म की बात नहीं कर सकते, यहाँ पर जैन धर्म के भी अनुयायी जो पैगंबर रहे हैं वो लोग भी यहाँ पे रहे हैं। इसके अलावा भगवान बुद्ध का जो प्रथम संदेश उन्होंने दिया था वो भी यहीं से दिया था। तो सिख धर्म के अलावा जो जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, वो लोग भी प्रकाशोत्सव के रूप में देव दीपावली अपने तरीके से घाट पे मना रहे हैं। प्रकाशोत्सव को देखने के लिए सारे ही धर्मों के लोग वहां जाते हैं। और आपने बताया कि 15 लाख से वाले हैं, उनके अलावा यहाँ पर जो महापुरुष, बिल्कुल 15 लाख से ज्यादा दिए वहां प्रज्वलित किए जाएंगे। अगर हम बात करें देश विदेश से जो पर्यटक वहां आ रहे हैं, उनसे आपने बात की होगी, तो उनकी किस तरह की प्रतिक्रिया होती है इस तरह का आयोजन देखकर? रिश्मा, सबसे पहले तो मैं कहूंगा, अभी जब मैं यहाँ आया तो सुबह के समय जो क्रूज चलता है, जो गंगा के घाट का दर्शन कराते हैं, उस पर समूह, एक तो महाराष्ट्र का समूह आया हुआ था, उस पे उन लोगों ने अपने टी शर्ट पे एक स्लोगन लिखा था, वो तो मुझे नहीं याद है, लेकिन जो उसका मतलब उन्होंने बताया, उसका मतलब ये था कि हमारे जैसा कोई नहीं। और राजस्थान से, हरियाणा से लोग आए हुए थे। जब क्रूज से उतरे वो लोग, तो मैंने उन लोगों से बात की और मैं आपसे कहूंगा कि उसको दिखाइए, तो उनके चेहरे पे जो उल्लास है, जो उत्साह है, उससे पता चलेगा कि जो देश विदेश से लोग आते हैं वो काशी में आने के बाद, किसी ने कहा कि सूर्योदय बेहतरीन था, किसी ने कहा 80 घाट की आरती बेहतरीन थी, किसी ने कहा घाट की सफाई बहुत अच्छी लगी। क्रूज पर जो यात्रा किया, देखा घाटों को, उसका एक अनुभव अविस्मरणीय रहा। काशी विश्वनाथ बाबा को गंगा से ही लोगों ने नमन किया, प्रणाम किया, उसका अपना अनुभव रहा। तो जो जिस तरह से, जिस भाव से आता है, वो काशी में उस तरह से अद्भुत दिव्य निरालापन देखता है। ये पर्व देखकर लोग काशी में ही रह जाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि काशी जी। साथ ही साथ अगर हम ये देखें कि इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है और जिस तरह से आपने बताया कि 15 लाख से ज्यादा दिए जो हैं वो प्रज्वलित किए जाएंगे, साथ ही साथ अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि सिक्योरिटी किस तरह से वहां दी जा रही है ताकि कोई भी ऐसी हानि किसी को ना हो? देखिए, सबसे पहले तो जो मैं पुलिस प्रशासनिक स्तर पे बताऊंगा कि 11 IPS अफसर लगाए गए हैं इसके लिए, जो देव दीपावली में, चूंकि अनुमानित जो संख्या ऐसी अनुमान किया था प्रशासन ने कि लगभग 40 लाख के आसपास लोग जो है यहाँ पर आने की संभावना है। और ट्रैफिक को देखते हुए डाइवर्ट कर दिया गया है, चूंकि ये सिक्योरिटी में ही आप इसको मानते हैं कि घाट के आसपास जो हैं इलाके, उधर से ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है, इधर बड़ी गाड़ियां नहीं आ पाएंगी। इसके अलावा गंगा, चूंकि गंगा में ही लोग देव दीपावली देखने के लिए नावों पर, क्रूज पर आएंगे, तो 15 मीटर जो गंगा का किनारा है, उसके 15 मीटर का एरिया छोटी नावों के लिए सुरक्षित कर दिया गया है कि उसमें जो बड़ी नाव है या क्रूज 15 मीटर के अंदर नहीं आएंगे, छोटी नाव। ये भी एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा। इसके अलावा NDRF की टीम, जल पुलिस और PSC की जो गारद होती है, इनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। ट्रैफिक पुलिस काफ़ी एक्टिव है, सुबह से ही। अभी मैं जब आ रहा था, पुलिस यहाँ पे भी, इस घाट पर भी जिस पुलिस इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगी थी, वो हम लोगों को देख के दौड़ के आ गए। मैंने पूछा कि आप किसके साथ हो,
तो उन्होंने बताया नहीं सर यहाँ ड्यूटी लगी है हमारी। तो जो आप सोचिए कि सुबह से ही पुलिसिंग चल रही है, ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है, इसलिए कि लोगों को कोई परेशानी न हो, लोगों को की सुरक्षा का ख्याल रखा गया। एक रेशमा और दिलचस्प बात मैं बताऊं कि कल घाटों की सफाई का ये नजारा रहा कि अगर किसी ने पान खा के गुटखा खा के थूक दिया तो नगर निगम ने उनको जुर्माना लगाया है जी। किसी ने किसी दूसरे घाट पे अगर एक जुर्माना 80 घाट पे लगाया गया, पंचगंगा घाट पे किसी ने कूड़ा फेंक दिया था उस पर भी जुर्माना लगाया गया। तो ये सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छता का भी ख्याल रख रहा है वाराणसी प्रशासन। तो ये कुल मिला के जो देव दीपावली है वो केवल प्रकाश के तौर पे, दियों के प्रकाश के तौर पे ही नहीं दिखाई देगी, आतिशबाजी के रूप में, हमारे उल्लास के रूप में, स्वच्छता के रूप में, जो घाटों की स्वच्छता है उसमें अपने आंतरिक सफाई के रूप में, एक और जो लेजर शो है वातावरण ये हमारी को मिलेगा, विरासत को और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो दीपोत्सव का ये त्योहार है ये सिर्फ ये नहीं बताता कि बाहर की रोशनी कितनी है बल्कि हमारे अंदर कितनी रोशनी है, इसका भी ये कहीं ना कहीं प्रतीक बन जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु नानक जयंती के पावन अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा, भारत और विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों विशेषकर हमारे सिख भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व पर एक्स पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी और लिखा, श्री गुरु नानक देव जी का जीवन और संदेश आज भी मानवता का मार्गदर्शन करता है। उनके करुणा, समानता, विनम्रता और सेवा के उपदेश अत्यंत प्रेरणादायक हैं। प्रकाश पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उनके ज्ञान का प्रकाश हम सबको हमेशा प्रकाशित करता रहे। जो बोले सो निहाल। गुरु नानक देव जी सिखों के पहले गुरु ही नहीं बल्कि वो जगत गुरु है। उन्होंने पूरी मानवता के कल्याण के बारे सोचा। उन्होंने सभी जातियों को एक समान बताया। महिला सशक्तिकरण, पूरी दुनिया में गुरु नानक देव जी का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता। वैंकूवर से वेलिंगटन तक, सिंगापुर से साउथ अफ्रीका तक उनके संदेश हर तरफ सुनाई देते हैं। हमारे सभी 10 गुरुओं ने राष्ट्र को सबसे ऊपर रखकर भारत को एक सूत्र में पिरोया था। गुरु नानक देव जी ने पूरे राष्ट्र की चेतना को जगाया था, पूरे राष्ट्र को अंधकार से निकालकर प्रकाश की राह दिखाई। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। हिंग देना, वो वाली MDH की सुपर हींग। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। असली मसाले सच सच MDH। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में, कुछ और खबरें देखते हैं। बिहार की लोक गायिका शारदा सिन्हा की आज पहली पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा,
बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। उन्होंने बिहार की कला संस्कृति को लोकगीतों के माध्यम से एक नई पहचान दी, जिसके लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। महापर्व छठ से जुड़े उनके सुमधुर गीत हमेशा जनमानस में रचे बसे रहेंगे। और प्रसिद्ध भारतीय गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्म निर्माता डॉक्टर भूपेन हजारिका की आज पुण्यतिथि है। वे एक बहुप्रतिभाशाली व्यक्ति थे, जिन्होंने गायक, कवि, संगीतकार, गीतकार, अभिनेता, पत्रकार, लेखक और फिल्म निर्माता के रूप में काम किया। भूपेन हजारिका असम के रहने वाले थे। कला और एकता को एक सूत्र में पिरोने वाले भूपेन दा को भारत रत्न और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी मशहूर गायकी के लिए इन्हें बर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्रा के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने रुदाली, मिल गई मंजिल मुझे, साज, दरमिया, गजगामनी, दमन और क्यों जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में गीत दिए। हजारिका ने 1000 गाने और 15 किताबें लिखी थी। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की पुण्यतिथि पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, ब्रह्मपुत्र के कवि डॉक्टर भूपेन हजारिका जी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि। संगीत के उस्ताद और महान फिल्म निर्माता हजारिका जी की रचनाओं ने असम की संस्कृति को प्रतिबिंबित किया और मानवता एवं राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को जीवित रखा। उनकी कला आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। डॉक्टर भूपेन हजारिका की पुण्यतिथि पर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा, जैसे जैसे असम मनुहे मनोहर बाबे से गूंज रहा है, हम मानवता और आशा की आवाज अपने भूपेन दा को श्रद्धांजलि देते हैं। उनकी विरासत हमें ब्रह्मपुत्र के कवि की परिकल्पना के अनुसार एक करुणामय और आत्मनिर्भर असम के निर्माण के लिए प्रेरित करें। और बिहार में कल पहले चरण का मतदान होना है। उससे पहले नेताओं के सामने नए नए सियासी मोड़ सामने आ रहे हैं। गौरा बोराम विधानसभा क्षेत्र से संतोष सहनी ने नामांकन वापस ले लिया है, जिसके बाद जेडीयू की प्रतिक्रिया आई है। संतोष सहनी के नामांकन वापस लेने पर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि वीआईपी पार्टी ने राजनीतिक आत्मसमर्पण कर दिया है। वीआईपी पार्टी ने राजनीतिक आत्मसमर्पण कर दिया है। ये सीधे तौर पर दिखाता है कि आप उम्मीदवार देके विड्रॉ कर रहे हैं। किसके दबाव में आपने विड्रॉ कर लिया? कौन है गुनाहगार? तो सीट विड्रॉ करा देना कौन बड़ी बात है? अति पिछड़ा को दंड बैठक करा देगा। अति पिछड़ा के साथ राजनीतिक अनाचार हो, ये तो तेजस्वी यादव की राजनीतिक सामंत की एक प्रक्रिया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने संतोष सहनी के नामांकन वापस लेने पर कहा है कि ये उनका फैसला है। तेजस्वी ने यह भी कहा कि हम लोग अलग थोड़े ही हैं। गौरा बोराम विधानसभा क्षेत्र से संतोष सहनी विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनके इस फैसले के बाद पार्टी ने आरजेडी प्रत्याशी मोहम्मद अफजल अली खान को समर्थन देने की घोषणा की है। मुकेश सहनी जी ने अपने भाई को वापस कर लिया, समझौता अच्छा दिख रहा है। देखिए, जो वो तो उनका निर्णय है। हम लोग जो है, अब जो उनका निर्णय है तो इसमें हम लोग अलग थोड़ी है। और कल 6 नवंबर को होने वाले पहले चरण के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान थम चुका है। अब चुनाव आयोग की तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। इस बार कुल 2616 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीट पर 1314 प्रत्याशियों की किस्मत तय हो जाएगी। इससे पहले आज शाम तक हर पोलिंग बूथ पर चुनाव आयोग की टीम पहुंच जाएगी। पहली बार हर निर्वाचन क्षेत्र में एक सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी ताकि चुनाव प्रक्रिया पर पूरी निगरानी रखी जा सके। जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त न की जाए। राज्य में पर्याप्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल तैनात किए जाएंगे।
बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए दिग्गजों ने कमर कस ली है। जनमत को साधने और अपने पक्ष में करने के लिए पार्टियां कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं। इस क्रम में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिहार में 2 जगहों पर प्रचार करेंगे। पूर्वी चंपारण के मधुबन में नड्डा की पहली रैली होगी। मधुबन से भाजपा ने निवर्तमान विधायक राणा रणधीर को टिकट दिया है। दूसरी जनसभा पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में होगी। एनडीए ने नरकटियागंज से संजय पांडे को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी बिहार के औरंगाबाद और वजीरगंज में चुनावी सभा करेंगे। बिहार में दूसरे चरण के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से आतंकी मुठभेड़ की खबर आ रही है। शत्रु इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ, जो अभी तक जारी है। सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेर रखा है। ये मुठभेड़ एक खुफिया सूचना के आधार पर शुरू हुई, जिसमें इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी दी गई थी। सेना की व्हाइट नाइट कोर और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में यह एनकाउंटर चल रहा है। सूत्रों के अनुसार यहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। और छत्तीसगढ़ में बिलासपुर स्टेशन के पास रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने की घटना के बाद राहत और बचाव कार्य पूरा हो गया है। वहीं ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। दरअसल मंगलवार को बिलासपुर स्टेशन के पास मालगाड़ी एवं मेमू लोकल डिरेल हो गई थी। इस हादसे में 11 यात्रियों की मौत और 20 यात्री घायल हो गए थे। रेलवे ने हादसे में मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को 5 लाख रुपए और सामान्य रूप से घायल यात्रियों को 1 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। घायलों को त्वरित अनुग्रह सहायता राशि के अग्रिम के रूप में 50,000 की राशि प्रदान की गई। और उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जल्द ही कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, क्योंकि पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी हो रही है। कहीं कहीं बारिश की बूंदें भी गिर रही हैं। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल में हिमपात हो रहा है। पहाड़ सफेद चादर में ढके हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के कई हिस्सों में आज ताजा हिमपात हुआ। गुलमर्ग में पहाड़ सफेद दिखाई देते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी और बारिश से ठंड बढ़ गई है। पर्यटकों के लिए तो मौसम सुहाना हो गया है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। लाहौल स्पीति, किन्नौर और मनाली के बाहरी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को मजबूत करने के लिए न्यूजीलैंड के दौरे पर हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर चौथे दौर की वार्ता निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल न्यूजीलैंड के साथ आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए निवेश के नए रास्ते तलाशने के साथ साथ उद्योग जगत के दिग्गजों और निवेशकों के साथ बैठक करेंगे। इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। इंडिया न्यूजीलैंड बिजनेस फोरम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपसी समझ से दोनों देशों की व्यापार वार्ता के सफल होने की उम्मीद है। Both agreed that we'll look at this relationship respecting each other's sensitivities and coming up with solutions which are a win-win to make this partnership go to the next step. Probably this time around, we can do it. और सऊदी अरब अपने प्रमुख ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव के तहत इंडिया वीक मना रहा है। रियाद का सुवेदी पार्क दुनिया भर की संस्कृतियों की एक लघु स्वरूप बन गया है और सबसे महत्वपूर्ण रूप से यहां भारतीय संस्कृति की झलक देखने को मिल रही है। डीडी न्यूज की टीम ने सुवेदी पार्क में सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल अजीज खान से इस आयोजन को लेकर खास बातचीत की। हम रियाद में हैं, जहां ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव बनाया जा रहा है और भारत को काफी प्रमुखता से दिखाया जा रहा है। अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारे साथ भारत के राजदूत जो सऊदी अरेबिया में हैं, डॉक्टर सुहेल इजाज खान साथ में हैं। जी सुहेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन न्यूज़ में। बताइए कि भारत वीक बनाया जा रहा है, एक तरह से भारत सप्ताह बनाया जा रहा है, इंडिया वीक, क्या मायने हैं?
बहुत बड़ा इंडियन कल्चरल फेस्टिवल मनाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे बॉलीवुड सिंगर्स हैं, हमारे कलाकार लोग हैं, इंडियन कल्चर की तमाम चीज़ें, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडियन तरह तरह के खाने यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे सऊदी फ्रेंड्स बहुत इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं और इस तरह से वो इंडियन कल्चर को अप्रिशिएट करेंगे। हमने यहाँ काफ़ी कुछ देखा, हमने देखा कल्चरल ट्रूप्स आए हुए हैं, हमने बॉलीवुड देखा, हमने यहाँ कॉन्सर्ट्स देखे, हमने यहाँ पे काफ़ी कारीगरों का काम भी देखा, एक चूड़ी भी दी गई आपको। बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ भारत का रिप्रेजेंटेशन के उनकी भागीदारी देख के? देखिए, यहाँ पर आके ऐसा लग रहा है कि हम इंडिया में हैं और ये बिल्कुल एक मिनी इंडिया की तरह यहाँ माहौल है। जैसे इंडिया में हमारे यहाँ मेले लगते हैं उस तरह का माहौल है और हमारे कारीगर लोग मौजूद हैं। राजस्थान से कुछ चूड़ी बनाने वाले कारीगर आए हैं, उन्होंने बड़ी ही खूबसूरती से और कलाकारी के साथ 1 मिनट में हमें एक बढ़िया सा कंगन बना के दिया और हमारे सऊदी फ्रेंड्स उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। यहाँ पर लाइव मेहंदी लगाने का भी इंतज़ाम है, इंडियन कपड़े, इंडियन ज्वेलरी, हर चीज़ को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि जो भारत का दूतावास है जिसे आप यहाँ पे हेड करते हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ किया है भारत की संस्कृति को और यहाँ आगे बढ़ाने के लिए। कुछ बताइए उसके बारे में। अभी करीब 1 हफ्ते के लिए हमने प्रवासी परिचय सांस्कृतिक कार्यक्रम एम्बेसी में भी करा, जिसमें हम इंडिया की जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनके साथ मिलकर एक बहुत बड़ा कल्चरल शो प्रेजेंट करते हैं और उसमें सारी कम्युनिटीज़ पार्टिसिपेट करती हैं। अलग अलग स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। इस बार हमने करीब 20 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के डेडिकेटेड परफॉर्मेंस रखे थे। तो ये थी एक एक्सक्लूसिव बातचीत। भारतीय दूतावास यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं हमारे भारत के राजदूत डॉक्टर सुहेल खान के साथ। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, दूरदर्शन न्यूज़ के लिए रियाद से। सऊदी अरब में ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव के तहत इंडिया वीक मनाया जा रहा है। इसी के तहत कई भारतीय शिल्पकार यहां आकर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। राजस्थान में से रियाद आए ऐसे ही एक शिल्पकार चांद मोहम्मद से डीडी न्यूज़ की टीम ने बात की। हमारे साथ हैं चांद मोहम्मद। आप कारीगर हैं और राजस्थान से आए हैं। इन्होंने यहाँ पर अपनी एक दुकान लगाई हुई है और ये चूड़ियाँ बना रहे हैं और हम हैं सुवेदी पार्क में, जहाँ रियाद सीजन 6 चल रहा है और ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव चल रहा है। चलिए उनसे बात करते हैं। जी चांद जी, बताइए कि कैसे आना हुआ भारत से, कैसे आ पाए आप, और आप अपने काम के बारे में थोड़ा बताइए। हमें यहाँ फेस्टिवल में बुलाया गया है ये बैंगल्स बनाने के लिए और हम ये लाख के बैंगल्स बनाते हैं और हाथों हाथ बना के दिखाते हैं और यहाँ के लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और इतने अच्छे लाइक करते हैं। जैसे हमारे राजस्थान में जो पसंद करते हैं ना, वैसे यहाँ के जितने भी है ऐसा पसंद करते हैं, बनाते हैं, देखते देखते ही खरीद के ले जाते हैं। हमने अभी देखा जो भारत के राजदूत हैं वो आए आपके पास, क्या बातचीत रही? उन्होंने हमसे बातचीत की, हमारी कला देखी, हम उनको बना के दिखाया और बहुत अच्छा लगा उनको। 2 मिनट में 3 मिनट में बैंगल्स बना के दिखाया हमने और बहुत पसंद किया उन्होंने। यहाँ पे भारतीय संस्कृति को दिखाया जा रहा है। काफ़ी अलग देशों से भी लोग आए हुए हैं, वो भी अपना सामान बेच रहे हैं, वो भी अपनी अपनी संस्कृतियाँ दुनिया को दिखा रहे हैं। कैसा लग रहा है इस माहौल में आपको? नहीं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम जो राजस्थान की कला यहाँ आज सऊदी अरब में आके दिखा रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे राजस्थान की कला सऊदियों में हर देश में चले और हम भी यही चाहते हैं हमारे देश की कला, इंडिया की कलाकारी हम हर देश विदेश में जाके घूम घूम के हमारी कलाकारी दिखाएं और हम बहुत खुश हैं। जी, आप 2 तारीख से यहाँ पर हैं, जब से ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव की शुरुआत हुई है। कब तक आप यहाँ रहेंगे और क्या सोच रहे हैं आप, मन में क्या है आपके कि क्या होना चाहिए यहाँ पे? हम 2 तारीख से यहाँ हैं और 10 तारीख तक हैं, यहाँ पे प्रोग्राम है और हम तो ये चाहेंगे अगर ये प्रोग्राम अगर आगे भी बढ़े और आगे और प्रोग्राम चले तो हमें ही बुलाए और हम हमारी देश की कला, ये राजस्थान की कला है, लाख की चूड़ियाँ हम बनाते हैं, ये कला दिखाते हैं और बहुत पसंद करते हैं। ये दूसरी बार हो रहा है ग्लोबल हार्मनी इनिशिएटिव, आगे भी होगा, आप फिर आएंगे? बिल्कुल, हम इंशाल्लाह जरूर, हम बुलाएंगे हमें तो हम बहुत आएंगे और जरूर आएंगे। देखिए, कहते हैं कि
प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। हमने देखा कि मिनटों में चांद मोहम्मद जी ने, जो राजस्थान से आए हैं, ये कड़ा बना दिया। ये है भारत के कारीगरों की हाथ की सफाई और शक्ति। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं मुनमुन भट्टाचार्य, रियाद से, दूरदर्शन न्यूज के लिए। और फिलहाल यहाँ रुकते हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। एशियाई मूल के जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के नए मेयर चुन लिए गए हैं। 34 वर्ष के जोहरान ममदानी डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी से हैं और उन्होंने पूर्व गवर्नर एंड्रयू क्यूमो और रिपब्लिकन कर्टिस सिल्वा को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। ममदानी अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मूल के मेयर बनेंगे। इसके साथ ही वे सबसे कम उम्र के मेयर भी होंगे। उनकी जीत युवा मतदाताओं और प्रोग्रेसिव विचारधारा के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। उनका चुनाव अभियान बसों में मुफ्त यात्रा, स्थिर किराए पर रोक, सार्वभौमिक बाल देखभाल, न्यूनतम वेतन बढ़ाने और उच्च आय वर्ग पर कर बढ़ाने जैसे वादों पर केंद्रित था। ममदानी ने राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना करने के साथ साथ कामकाजी वर्ग के मुद्दों को भी प्रमुखता दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ महीनों तक चली राजनीतिक खींचतान के बीच ममदानी ने जीत दर्ज की है। अगले साल 1 जनवरी को ममदानी मेयर पद की शपथ लेंगे। चुनाव में ममदानी को 50.6% और कुओमो को 41.3% मिले। और अमेरिका के लुइसविले मोहम्मद अली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद ही एक कार्गो प्लेन हादसे का शिकार हो गया। विमान उड़ रहा था और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA के मुताबिक UPS कंपनी की ये MD-11 विमान टेक ऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ। FAA ने बताया कि हादसे की जांच नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB की अगुवाई में की जा रही है। विमान के जमीन पर गिरते ही भीषण आग लग गई। हादसे के बाद अधिकारियों ने हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और आसपास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का आदेश दिया। UPS की ओर से जारी बयान में कहा गया कि विमान में 3 क्रू मेंबर सवार थे जिनकी मौत हो गई है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि राष्ट्रपति और उनकी कानूनी टीम पूरी तरह तैयार है। लेविट ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट सही निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले का महत्व केवल राष्ट्रपति ट्रंप तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भविष्य के राष्ट्रपतियों द्वारा टैरिफ के आपातकालीन अधिकारों के इस्तेमाल से भी जुड़ा है। दरअसल इस मामले में विभिन्न कारोबारी संगठनों और 12 अमेरिकी राज्यों ने कानूनी चुनौती दी है। ये केस ट्रंप प्रशासन के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियों अधिनियम के तहत कार्यपालिका की शक्तियों की सीमा तय करेगा। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट आज ट्रंप की टैरिफ नीति की वैधता पर सुनवाई करेगा। ये सुनवाई इस बात का फैसला करेगी कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत व्यापक टैरिफ लगाने का अधिकार है या नहीं। ट्रंप प्रशासन ने इस कानून का उपयोग करते हुए अप्रैल में कई आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगाए थे। कई छोटे व्यावसायिक संगठन और कुछ राज्यों ने इन टैरिफों को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है। ट्रंप ने इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई में भाग न लेने का फैसला किया और उन्होंने इसे अमेरिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया।
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में ट्रंप के टैरिफ नीति पर सुनवाई से पहले व्हाइट हाउस का अहम बयान आया है। प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा कि राष्ट्रपति और उनकी कानूनी टीम पूरी तरह और विश्वास उन्होंने जताया कि सुप्रीम कोर्ट सही निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले का महत्व केवल राष्ट्रपति ट्रंप तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य के राष्ट्रपतियों द्वारा टैरिफ के आपातकालीन अधिकारों के इस्तेमाल से जुड़ा है। और रूस के कामचटका प्रायद्वीप क्षेत्र में आज सुबह फिर बड़ा भूकंप आया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार आज सुबह करीब 5 बजे कामचटका के पूर्वी तट पर 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। बयान के अनुसार भूकंप 25 किलोमीटर की गहराई पर आया। कामचटका प्रायद्वीप का दक्षिणी भाग अभिसारी प्लेट सीमा के ऊपर स्थित है, जहां प्रशांत प्लेट कुरिल कामचटका ट्रेंच की रेखा के साथ ओखोटस्क माइक्रो प्लेट के नीचे धंस रही है। इस वजह से इस क्षेत्र में भूकंप आते रहते हैं। और अमेरिका के सबसे ताकतवर उपराष्ट्रपतियों में गिने जाने वाले डिक चेनी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। चेनी का निमोनिया और हृदय संबंधी जटिलताएं थी। पूर्व उपराष्ट्रपति के सम्मान में व्हाइट हाउस पर अमेरिकी झंडे को आधा झुका दिया गया है। चेनी राष्ट्रपति पद के लिए 2 सफल अभियानों में जॉर्ज W. बुश के साथी थे और उम्मीदवार के साथ साथ आतंकवाद, युद्ध और आर्थिक बदलाव के दौर में उनके सबसे प्रभावशाली व्हाइट हाउस सलाहकारों में से एक थे। 2001 में न्यूयॉर्क और वॉशिंगटन पर अलकायदा के हमले के बाद इराक पर आक्रमण के फैसले के पीछे भी चेनी की अहम भूमिका मानी जाती है। और भारत में डायबिटीज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ICMR की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 10.1 करोड़ लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं और तकरीबन 1.36 करोड़ प्री डायबिटिक हैं। लेकिन IIT बॉम्बे के शोधकर्ताओं ने अब एक ऐसी खोज की है जिसके जरिए डायबिटीज के खतरे का पहले से संकेत मिल सकता है। दरअसल IIT बॉम्बे की टीम ने कुछ छिपे हुए ब्लड मार्कर्स यानी रक्त में मौजूद संकेतों की पहचान की है, जो शरीर में डायबिटीज को लेकर अलर्ट कर सकते हैं, वो भी तब जब बीमारी के लक्षण सामने नहीं आए होते हैं। IIT बॉम्बे की टीम ने रक्त में मौजूद मेटाबोलाइट्स का अध्ययन कर 26 ऐसे अणुओं की पहचान की जो स्वस्थ और डायबिटिक लोगों में अलग पाए गए। ये मॉलिक्यूल्स शरीर में होने वाली शुरुआती बदलावों का संकेत देते हैं, जो क्लिनिकल लक्षणों से पहले शुरू हो जाते हैं। शोध के मुताबिक डायबिटीज केवल हाई ब्लड शुगर नहीं, बल्कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी है। टीम ने यह भी पाया कि कुछ मेटाबोलाइट से किडनी की जटिलताओं का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। ये अध्ययन डायबिटीज की शुरुआती पहचान करने की दिशा में कारगर साबित होगा। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अमूल और इफ्को को विश्व की शीर्ष 10 सहकारी संस्थाओं में शामिल होने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में उन्होंने लिखा, ये भारत के लिए गर्व का पल। विश्व की शीर्ष 10 सहकारी संस्थाओं में पहले 2 में स्थान प्राप्त करने पर अमूल और इफ्को को हार्दिक बधाई। ये अमूल से जुड़ी लाखों महिलाओं की अथक मेहनत और इफ्को के किसानों के योगदान का सम्मान है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि सहकारिता की अपार संभावनाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण के वैश्विक मॉडल में बदला जा रहा है। हर साल अक्टूबर-नवंबर में फसल कटने के बाद पराली जलाए जाने से उत्तरी भारत में लोगों को प्रदूषण की समस्या का सामना करना पड़ता है। इससे स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरता और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ता है। लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकारों की कोशिशों से इसमें कमी आ रही है। इसमें सहकारी संस्थाएं भी अहम भूमिका निभा रही हैं। पेश है हमारी सहयोगी शमीम अख्तर की ये रिपोर्ट। हर साल अक्टूबर-नवंबर में उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण का स्तर तेजी से बढ़ जाता है, जिसका एक प्रमुख कारण है खेतों में पराली का जलना। धान की कटाई के बाद बची पराली को जलाना न केवल हवा को जहरीला बनाता है, बल्कि स्वास्थ्य, मिट्टी की उर्वरता और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालता है। पराली जलाने से निकलने वाले धुएं में सूक्ष्म कण यानी PM 2.5,
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और काला कार्बन जैसे विषैले तत्व होते हैं जो सांस की बीमारियां, कैंसर और हृदय रोगों को बढ़ाते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों की कोशिशों से इस समस्या में काफी कमी आई है। इस समस्या के समाधान में सहकारी समितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इसके लिए कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां से किसान बहुत कम किराए पर हैप्पी सीडर, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम और बेलर जैसे पराली प्रबंधन के उपकरण ले सकते हैं। इससे न सिर्फ पराली जलाना कम हुआ है बल्कि मिट्टी की सेहत भी सुधरी है। कस्टम हायरिंग सेंटर द्वारा किसानों को खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों को जुताई, बुआई, कटाई जैसे कामों के लिए ट्रैक्टर, थ्रेशर, रीपर, रोटावेटर जैसे आधुनिक कृषि यंत्र भी उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि वे महंगे उपकरण खरीदने के बजाय किराए पर उनका उपयोग कर सकें। एफपीओ जो है, ये बड़े बड़े मशीन जो है एफपीओ ले सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर के जरिए आपकी जो सीआरएम की जो मशीन है, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट की जितने मशीनरी है, वो भी उपलब्ध कराया जा रहा है किसान को। आपकी अगर कस्टम हायरिंग सेंटर कोई युवा एंटरप्रेन्योरशिप के नाते करना चाहते हैं, 80% तक सब्सिडी मिलता है उनको। कस्टम हायरिंग सेंटर करके उसमें ये सब चीज़ की इस्तेमाल कर सकते हैं। एफपीओ की भी सब्सिडी मिलता है। नाबार्ड असिस्टेंस वो भी मशीन खरीदने के लिए सब्सिडी वगैरह देते हैं, मशीन खरीदने के लिए पैसे देते हैं। तो ये कई सारे हैं। सहकारिता मंत्रालय को तो बहुत इसमें रोल है। सहकारिता के इस नए मॉडल से किसान न केवल अपने खेतों की उर्वरता बचा रहे हैं बल्कि स्वच्छ हवा और बेहतर पर्यावरण में भी अपना योगदान दे रहे हैं। तकनीक और सहयोग के मेल की ये पहल पर्यावरण के साथ साथ टिकाऊ खेती की दिशा में एक बड़ा कदम है। शमीम अख्तर, डीडी न्यूज। और खेल की खबरों में महिला विश्व कप के सफलतापूर्वक समापन के बाद बीसीसीआई ने महिला प्रीमियर लीग 2026 की तैयारी शुरू कर दी है। अगले सीजन के लिए मेगा नीलामी 27 नवंबर को नई दिल्ली में हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई ने लीग की सभी 5 फ्रेंचाइजियों को सूचित कर दिया है कि नीलामी 27 नवंबर को नई दिल्ली में होगी। और बीसीसीआई की क्षेत्रीय चयन समितियों ने सीनियर महिला इंटर जोनल T20 ट्रॉफी के लिए टीमों की घोषणा की है। इसमें भारत की विश्व कप विजेता खिलाड़ी शेफाली वर्मा का उत्तर क्षेत्र टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। इस टूर्नामेंट में 6 टीमें सेंट्रल जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन और साउथ जोन भाग लेंगी। ये प्रतियोगिता 4 से 14 नवंबर तक नागालैंड में आयोजित की जाएगी। शेफाली वर्मा भारत की विश्व कप विजेता टीम की एकमात्र खिलाड़ी हैं जो सीनियर महिला इंटर जोनल T20 ट्रॉफी में हिस्सा ले रही हैं। 21 वर्षीय शेफाली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले प्रतीक रावल की चोट लगने के बाद टीम में शामिल किया गया था। उन्होंने इसी विश्व कप में केवल 2 मैच खेले थे। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने महिला वर्ल्ड कप ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान किया है। भारत की ओर से इसमें 3 खिलाड़ियों को जगह मिली है, जिसमें स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रॉड्रिक्स मौजूद हैं। इस टीम के कप्तान के तौर पर दक्षिण अफ्रीका की लारा वुलवर्ड को चुना गया है। बेटियों का दम, विश्व विजय के बाद अब महिला वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भी धूम। विश्व विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की धूम लगातार जारी है, फिर चाहे वो मंच मैदान पर बाजी मारने का हो या कोई और। ताजा कड़ी आईसीसी महिला वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट की है, जहां भारतीय नारी का दम एक बार फिर देखने को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने महिला वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान किया, जहां स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और जेमिमा रॉड्रिक्स के नाम मौजूद रहे। ये वो नाम है जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से टीम इंडिया को विश्व विजय कराने में अहम भूमिका निभाई। बात स्मृति मंधाना की करें तो मंधाना ने विश्व कप में 54.25 के औसत से 434 रन बनाए। वहीं रॉड्रिक्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी और शत की पारी खेली थी। दीप्ति शर्मा की बात करें तो ये खिलाड़ी विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रही। दीप्ति ने फाइनल मुकाबले में 5 विकेट हासिल किए और भारतीय टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दीप्ति ने बल्ले से 215 रन जबकि अपनी गेंदबाजी से 22 विकेट हासिल किए। जाहिर तौर पर ये वो नाम हैं जिन्होंने अपनी उपलब्धि से न केवल टीम इंडिया को विश्व चैंपियन बनाया, बल्कि अब महिला वर्ल्ड कप टीम ऑफ द टूर्नामेंट का हिस्सा होकर के भी देश को गौरवान्वित होने का पल दिया। स्पोर्ट्स डेस्क,
डीडी न्यूज। और भारत के एसएल नारायणन ने पेरू के स्टीवन रोजास को हराकर शतरंज विश्व कप 2025 के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। वे टाई ब्रेकर के जरिए राउंड ऑफ 128 में पहुंचने वाले पहले गैर वरीय खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने पेरू के ग्रैंड मास्टर स्टीवन रोजास को 3-1 से मात दी। पहले 2 मुकाबले ड्रॉ रहने के बाद उन्होंने शानदार खेल दिखाया और 2 मुकाबले में नाम किए। भारत के दीप्तायन घोष ने चीन के पेंग शियोंगजियन से दोनों टाई ब्रेकर गेम जीतकर क्वालिफाई किया। वहीं अरुण याक घोष भी दूसरे दौर के लिए क्वालिफाई कर गए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।